चलिए, तो आज हम आप लोग को परफेक्ट नंबर के बारे में बताएंगे, है ना। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो परफेक्ट नंबर जानने से पहले, है ना, आपको सबसे पहले जानना होगा कि उचित गुणनखंड किसे कहते हैं। उचित गुणनखंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। उचित गुणनखंड किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फैक्टर। तो गुणनखंड तो आप लोग जानते ही होंगे, किसे कहते हैं गुणनखंड। मान लीजिए 6 का गुणनखंड अगर पूछा जाए तो कौन होगा, बताइए। एक एक कहाँ गया? एक को भूल जाते हैं आप लोग, बोलिए। एक होगा, दो होगा, तीन होगा और 6 होगा। लेकिन जब उचित गुणनखंड पूछा जाएगा ना, तो 6 को हटा देंगे, बस किसको लिया जाएगा? एक को, दो को और तीन को। उचित समझ गए? बोलिए। उचित किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या का उचित गुणनखंड वह संख्या होती है ना। तो एक मिनट रुक जाइए। जैसे किसी संख्या का अगर उचित गुणनखंड बताना हो तो ऐसे समझ लीजिए, बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 15 है। 15 किसे किसे कटेगा? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या स्वयं को छोड़कर, किसको छोड़कर? स्वयं को छोड़कर जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वे उसके क्या होते हैं? उचित गुणनखंड होते हैं। कंफर्म हो गया ना। और स्वयं को भी शामिल कर ले तो वो कुल गुणनखंड हो गए। वो क्या हो गए? तो उचित गुणनखंड समझ में आ गया? बोलिए। तो ये बताइए, तो 15 का जो है उचित गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1, 3 और 5। खुद 15 को छोड़ देना है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए 10 का अगर उचित गुणनखंड पूछा जाए, तो पहले तो ये बताइए 10 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। लेकिन अभी हम 10 को हटा दे तो कुल गुणनखंड पूछा जाए तो 1, 2, 5 और 10। लेकिन उचित गुणनखंड पूछे तो 1, 2 और 5। उचित गुणनखंड समझ गए सब लोग ना? किसको बोलते हैं उचित गुणनखंड? यदि जिस भी संख्या को जो जो संख्याएं विभाजित करती हैं उसमें से स्वयं उस संख्या को क्या करिए? हटा दीजिए। यानी अगर 15 है तो 15 को हटा दीजिए, जो बच गई उचित गुणनखंड। 10 है तो 10 को हटा दीजिए, जो बच गए वो क्या हो गए? उचित गुणनखंड। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए, तब इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। बोले। तो लिख लीजिए इसके बारे में, उचित गुणनखंड के बारे में इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर फैक्टर। क्या बोला जाता है? प्रॉपर फैक्टर। मन कर तो लिख लीजिए इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर। तो चलिए बोलते हैं, लिखिए। यदि कोई संख्या स्वयं को छोड़कर, यदि कोई संख्या स्वयं को छोड़कर जिन जिन संख्याओं से, यदि कोई संख्या स्वयं को छोड़कर जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है, जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है, जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती हैं, तो वे संख्याएं उस मूल संख्या की, उस मूल संख्या की उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाती है बताइए? उचित गुणनखंड कहलाते हैं। तो जैसे में 15 के उचित गुणनखंड कौन कौन बताइए? 1, 3 और 5। 10 का बताइए? 1, 2 और 5। तो उसी तरह 12 का आप लोग अपने मन से बताएंगे। चलिए बोलिए तो 12 का। 1, 2 और 3 और 4, 6। 12 लेंगे? नहीं लेंगे। अगर कुल गुणनखंड पूछा था तो 12 लेते ना। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? उचित गुणनखंड। तो उचित गुणनखंड कहाँ तक होगा बताइए? बस 6 तक ही होगा। कहाँ तक होगा? उस संख्या को हम नहीं लेंगे। तो क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। तो आपका 15 का हो गया, 10 हो गया, और किसका? 12 का। ऐसे बहुत सारी संख्याओं में बताया सकता है, बस समझाने के लिए था ये। ठीक है। तो चलिए, तो अब इसके आगे बढ़ा जाए, परफेक्ट नंबर को बताया जाए ना।
देखिए, तो अब रही बात परफेक्ट नंबर की, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट नंबर की अगर बात करें तो परफेक्ट नंबर को पूर्ण संख्या भी बोलते हैं और संपूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब देखिए, पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या दो तरह का हो गया कि नहीं हो गया आपका नंबर सिस्टम में? एक तो होल नंबर वाला हो गया, बोलिए। वो पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से लेकर कहाँ तक होता है? अनंत तक। लेकिन ये वो होल नंबर वाला नहीं है, कौन सा है? इसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। अब इसमें क्या खासियत होती है, अभी हम परिभाषा के साथ बताते चलते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो परिभाषा के साथ इसको समझते चलिए। तो बोला जाए तो लिखिए, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के उचित गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के क्या हो? बराबर हो गया? उस संख्या के क्या हो? बराबर हो। तो तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं बताइए? परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। हाँ, वही पूर्ण संख्या, ठीक है? तो कौन सी वाली पूर्ण संख्या? वो जीरो से अनंत वाली नहीं, वो तो होल नंबर बोलते हैं ना उसको। ये कौन सी पूर्ण संख्या है? ऐसी पूर्ण संख्या जिनके उचित गुणनखंडों का योग क्या हो? जिस भी संख्या के उचित गुणनखंडों का योग संख्या के क्या हो? बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर, ठीक है ना? तो वो परफेक्ट नंबर वाला पूर्ण संख्या होता है। कौन सा पूर्ण संख्या? होल नंबर वाला नहीं, कौन सा? परफेक्ट नंबर वाला। तो देखिए, जैसे में एग्जाम्पल में आपको बता दे रहे हैं, अभी मान लीजिए हमको 6 का उचित गुणनखंड लेना है। किसका? 6 का। तो कौन कौन होगा बताइए? 1 से कटेगा, और 2 से, और 6 भी लेंगे। अभी हमने क्या बताया था? उचित गुणनखंड लेना है तो संख्या को नहीं लेना। तो अब थोड़ा देखिए, तो इनके उचित गुणनखंडों का योग 1 और 2, 3 और 3, खुद बताइए संख्या के बराबर आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो जिनके भी उचित गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। तो उसी तरह अगला जो होता है 28 होता है। 28 का बताइए उचित गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? 1, 2, 4, 7, 14। 28 नहीं लिखेंगे, उचित गुणनखंड लेना है ना। इनके उचित गुणनखंडों का योग देखिए, 1 और 2, 3, 3 और 4, 7, 7 और 7, 14, 14 और 14 बताइए 28। खुद देखिए संख्या के बराबर आया कि नहीं आया? बोलिए, इनके उचित गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आया कि नहीं आया? तो समझ में आया सबको? तो चलिए, तो सबसे पहला जो परफेक्ट नंबर कौन हो गया? 6। उसके बाद कौन आता है? 28। अगला कौन आता है? 496। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए आप लोग। और अगला कौन हो गया? 8128। इनको नोट कर लिया। आगे बहुत सारी होंगी, लेकिन इनको जानने की जरूरत है आपको विशेष तौर पर, है ना? तो 6, 28, और कौन हो गया बताइए? 496, 8128। ऐसा नहीं कि सिलसिला एक खत्म हो गया, आगे बहुत सारी होंगी, लेकिन जितना आपको जानना है उतना आपके सामने प्रत्यक्ष है। कन्फर्म हो गया? अभी अब 496 का लगेगा, उचित गुणनखंड ले पाएंगे? बहुत लंबा सोच सोच के करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया उस संख्या को क्या करिए आप लोग, याद कर जाइए कौन कौन सी संख्या है। तो कौन कौन सी संख्या है बताइए? 6, अगला 28 है, तीसरा कौन है? 496। अगली संख्या कौन है? 8128। ये किस तरह की संख्या है बताइए? क्या बोलते हैं इनको? परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं इनको? परफेक्ट नंबर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके उचित गुणनखंडों का योग क्या होगा? संख्या के बराबर होगा। कंफर्म है? एक और इसमें खूबी है, मालूम है क्या? अगर इनके कुल गुणनखंडों को जोड़ते, कभी कभी ऐसा भी परिभाषा होता है, यहाँ तो उचित गुणनखंडों को जोड़ा,
और कभी कभी इनके कुल गुणनखंडों को जोड़ेंगे ना तो इस संख्या का 2 गुना आएगा। संख्या क्या आएगा? कुल गुणनखंड मतलब 1 2 3 और 6 भी लेते हैं ना, तो 6 और 6, अरे जोड़ने पे 6 आया और 6 कितना हो गया? 6 का 2 गुना आया कि नहीं आया? और याद देखिए 14 तक लिया, 28 भी अगर लेते तो 28 और 28, अरे 56, तो बताया 28 का 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 28 तो नहीं है 56, लेकिन बस जानने की जरूरत है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कंफर्म है ना? चलिए, तो ये तो हो गया आपका परफेक्ट नंबर, ठीक, जिसमें उचित गुणनखंडों का योग किसके बराबर है? संख्या के बराबर, ठीक है। तो ये बताइए, ये तो मन में सबके हो ही रहा होगा कि क्या योग हमेशा बराबर ही आएगा? उचित गुणनखंडों का योग हमेशा संख्या के बराबर ही आएगा? अरे भाई, हमेशा अगर संख्या के बराबर होता तो बीच वाली संख्या क्यों गायब है? क्यों 6 कोई 28 कोई इनको लिया गया बीच में, तब तो सारी हो जाती संख्या है ना। कंफर्म है? तो आपको बता दें, जिनके उचित गुणनखंडों का योग संख्या से क्या हो? कम हो, उसको बोलते हैं न्यून संख्या। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेफिशिएंट नंबर। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट नंबर। कंफर्म हो गया? और जिनके उचित गुणनखंडों का योग क्या हो? संख्या से क्या हो? अधिक हो, तो उनको हम बोलते हैं प्रचुर संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं उनको अबंडेंट नंबर। क्या बोलते हैं? अबंडेंट नंबर। क्लियर है? तो चलिए, तो अब अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए न्यून संख्या के बारे में। किसके बारे में? न्यून संख्या। न्यून संख्या लिखिएगा, नून मत लिखिए। नून बिहार में बोलते हैं नमक को, हाँ, है ना। क्या लिखना है? न्यून संख्या। क्या लिखे आप लोग? न्यून लिखे नून लिखे? नून किसको बोलते हैं? हाँ, नमक को ना। हाँ, क्या हुआ? हाँ, नहीं तो गाना भी बना हुआ नून रोटी वाला, सुने होंगे आप लोग। हाँ, है ना। नून किसको बोलते हैं? नमक को बोला जाता है। चलिए, तो लिखिए इसके बारे में बोल रहे हैं। जिस संख्या के जिस जिस संख्या के, इंग्लिश में दिस बोल रहे हैं हम, पढ़ा रहे हैं हिंदी में, हमको दिस सुनाई दे रहा है। हाँ, जिस संख्या जिस संख्या के उचित गुणनखंडों का योग, जिस संख्या के उचित गुणनखंडों का योग उचित गुणनखंडों का योग संख्या से कम प्राप्त हो, संख्या से क्या हो? कम प्राप्त हो गया। तो उस संख्या को क्या कहते हैं बताइए? न्यून संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डेफिशिएंट नंबर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेफिशिएंट नंबर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले गौर करिएगा। मान लीजिए कि इसी में हम ले लेते हैं 8 को ही ले लेते हैं। किसको ले लें? 8। 8 के उचित गुणनखंड बताइए तो। हाँ, 1 2 4, और कुछ होगा? 8 लिखेंगे? नहीं। देखिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, ठीक है ना। तो बताइए कम आया कि नहीं आया संख्या से? 7 आया, संख्या से कम है। चलिए 10 की बात करते हैं। 10 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से, और किससे से कटेगा? 3 का योग देखिए 10 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 2 3, 3 और 5 कितना हो गया? 8। ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ 7 आया था, संख्या से कम है ना। यहाँ 8 आया है, 10 से कम है ना, संख्या से कम है। तो ये 8 और 10 कौन सी संख्या हो गई? न्यून संख्या। कौन सी संख्या हो गई? क्यों बोलेंगे न्यून संख्या? क्योंकि इनके उचित गुणनखंडों का योग संख्या से क्या मिला है? कम प्राप्त हुआ। कंफर्म है ना? ठीक। संख्या से क्या मिला बताइए? कम प्राप्त हुआ। समझ में आया ना? हाँ, ठीक।
चलिए तो मिटाएं इसको। अगला हेडिंग डालिए, बोला जाए प्रचुर संख्या। प्रचुर लिख लेंगे, गलती से कचूर मत लिख दीजिएगा। यही है, देखिए प्रचुर संख्या। देखिए नाम ही परिभाषा को बता दे रहा है। न्यून मतलब कम होता है ना, न्यून मतलब क्या होता है, कम, यानी जिनका जोड़ने पे क्या है, कम योग है, ठीक ना, तो वो क्या हो गया बताइए, न्यून संख्या। अब प्रचुर मतलब पहले देखते थे राजा महाराजा नहीं बोलते थे कि क्या होता था, जहाँ पे जब भंडारण होता था अन्न का, तो नहीं कहता भंडार में अन्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में। तो थोड़ा आप लोग बता सकते हैं, हिंट मिल गया, यहाँ क्या होगा, जहाँ उचित गुणनखंडों का योग क्या हो, संख्या से अधिक हो। कंफर्म हो गया। तो चलिए तो इसको लिखिए। हाँ लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं अबंडेंट क्या बोलते हैं इसको, अबंडेंट नंबर। हो गया। हाथ कहाँ देख रही हैं, हाथ में लिख रही है का, रफ उफ कर रही है का, हाथ ऐसे खोले हम लोग, हाथ में लिख उक रहे हैं रफ। कई लोग आदत रहती है रफ जो किस पे करते हैं, हाथ। और हाथ देखें सबका, किसी का रफ हाथ पे नहीं है ना, कई लोग उसी पे जोड़ घटाना शुरू कर देता है, हाथ पे वही देख रहे थे। चलिए तो बोला जाए इसके बारे में। लिखिए, जिस संख्या के जिस संख्या के उचित गुणनखंडों का योग, जिस संख्या के उचित गुणनखंडों का योग संख्या से अधिक हो, जिस संख्या के उचित गुणनखंडों का योग संख्या से अधिक हो, संख्या से क्या हो, अधिक हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हाँ प्रचुर संख्या कहते हैं। तो जैसे में देखिए 12, 24, 12 की बात करते हैं, 12 किससे किससे कटेगा, उसके उचित गुणनखंड बताइए। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और किसी से, 12 तो लेंगे नहीं, बोलिए इनका योग देखिए तो, 1 और 2 3, 3 6, 4 10 और 6 16, जोड़ने पे संख्या से अधिक आया, समझ में आ गया ना। तो ये बताइए जब बराबर आता था तो पूर्ण संख्या, कम आता था तो न्यून संख्या, और यहाँ पर अधिक आया ना, तो अधिक आया तो कौन सी संख्या, प्रचुर संख्या। क्लियर है। तो वैसे 24 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 8 नहीं है, अब 12 से, कंफर्म है ना। तो 24 किससे किससे कटेगा बताइए, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, और किससे, 12 से, ठीक है। तो अब इनको जोड़ के खुद देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 6 16, 8 24, और 24 12 कितना हो गया, 36। खुद देखिए संख्या से अधिक आया कि नहीं आया, 24 से अधिक है कि नहीं है ना। तो क्लियर हो गया सबको। इसी को बोलेंगे प्रचुर संख्या, जिनके उचित गुणनखंडों का योग किससे अधिक हो, संख्या से क्या हो, अधिक हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रचुर संख्या। हो गया, नोट हो गया सबका, हो गया सबका, हो गया। क्या हुआ, टाइम देखा जा रहा है क्या, हाँ हाँ सब लोग कैलेंडर देख रहे हैं भाई, 10 तारीख कुछ है क्या स्पेशल, हाँ 10 को हनुमान जयंती होता है कि इधर उधर होता है तारीख।
इस बार 10 को है। एक बार था, हमेशा 10 को नहीं पढ़ता होगा, 10 को पढ़ता। हाँ चलिए जो भी हो, जितना छुट्टी कम हो बढ़िया है। छुट्टी का एंजॉय देखने में मजा आता है छोटे बच्चों को। छुट्टी हुई नहीं, घंटी बजी, बैग लेके भागना शुरू कर देते हैं। होता है नहीं होता? चलिए, आप लोग भी वैसा फील करना चाहते हैं क्या? नहीं, हमको तो लग रहा है नहीं। चल, तो चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया सबको बढ़िया से? तो चलिए, तो बस इसको लिखिए थोड़ा, तो त्रिक संख्या एक होता है। त्रिक संख्या जानते हैं? हाँ, क्वेश्चन आता है इस पे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिपलेट्स। अब तो जान जाइए, ट्रिपलेट्स जानते होंगे आप लोग। ये भी नहीं जानते? ट्रिपलेट्स भी नहीं जानते हैं? हम्म। ट्रिपलेट्स कौन होता है? अरे सम पूछता है, बताइए निम्न में से कौन सा त्रिक संख्या है चाहे ट्रिपलेट्स है, ये आपका पूछता है ना? हाँ, नहीं, त्रिक से 3 बार आई हो ये नहीं बनाना। त्रिक संख्या, समकोण त्रिभुज जानते हैं आप लोग ना? समकोण त्रिभुज में क्या होता है बताइए? ये तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये आपका कर्ण है ना 5, बोलिए। ये आपका क्या हो गया बताइए? मान लीजिए कि अगर ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया, बोलिए। तो आप पढ़े होंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कौन है आप बताइए? कर्ण कौन है यहाँ पे? 5। 5 का वर्ग। लंब कौन है यहाँ पे? और आधार कौन है? 3 है। ठीक, ये बताइए 5 का वर्ग, 4 का वर्ग बताइए, 3 का वर्ग, तो बताइए 25 इधर भी है, 16 9 25। तो यानी हम कह सकते हैं ना, सबसे बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के अगर योग के बराबर हो, तो इन तीनों संख्याओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिक संख्या। ये जो पूरा पेयर होता है 3 संख्याओं का, इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिक संख्या। त्रिक संख्या समझ में आ गया? तो किसको बोलते हैं त्रिक संख्या बताइए? बड़ी संख्या का वर्ग किसके बराबर हो? शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के क्या हो? बराबर हो। उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? त्रिक संख्या। ठीक है, तो चलिए, तो ये नोट कर लीजिए, तब इस पर क्वेश्चन करा दें, पहले नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें सामने कर्ण का वर्ग बराबर वो लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर्ण मतलब क्या? कर्ण सबसे बड़ी संख्या होती है हमेशा। कर्ण कौन होता है? सबसे बड़ी संख्या। और लंब और आधार उससे छोटा ही ना होता है। तो आप इसको व्यवहारिक रूप में चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी वाली संख्या का वर्ग, लिख लीजिए मन करे तो। हाँ, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के क्या हो? बराबर। तो ऐसे संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? त्रिक संख्या। लिख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के, शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो। शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो। शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया? तो ऐसी संख्याओं के समूह को, तो ऐसी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? त्रिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं के समूह को त्रिक संख्या कहते हैं। हो गया? तो देख लीजिए, सबसे बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर आ नहीं है। सबसे बड़े वाले का वर्ग कौन है? 25। इन दोनों का वर्ग बताइए, 16 और 9, इनके योग के बराबर ये आ रहा कि नहीं आ रहा? तो समझ में आ गया? तो ये जो संख्या है कौन कौन? 3 4 और 5 क्या कहलाएंगे बताइए? त्रिक संख्या। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि सबसे बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के क्या है? बराबर।
तभी इस पे क्वेश्चन करा देते हैं। क्या? हाँ, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद ही बोल। इसी में बताइए तो निम्न में से कौन सी त्रिक संख्या नहीं है? पहले ऊपर लिख लीजिए, निम्न में से बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी त्रिक संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी त्रिक संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी त्रिक संख्या नहीं है? बताना है निम्न में से कौन सी त्रिक संख्या नहीं है। अच्छा, कहाँ पर होगा? जहाँ बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के क्या हो, बराबर, तो वो तो हो जाएगा। और जहाँ नहीं होगा वो त्रिक संख्या नहीं होगा। तो यहाँ बताइए सबसे बड़ा कौन है, बताइए। 13। 13 का वर्ग कितना? 5 का वर्ग, 12 का वर्ग। ये बताइए सबसे बड़े वाले का वर्ग इनके योग के बराबर है कि नहीं है, बताइए। 144 में 25 जोड़ेंगे, 5 4 9, 4 2 6, 169 आ रहा है, नहीं आ रहा? बोले तो जहां बराबर आ गया वो त्रिक संख्या है, हमको क्या ढूंढना है? नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हमको जो नहीं है वो लेना है ना। तो चलिए 26 का वर्ग कितना होगा जी? 676। 24 का वर्ग 576। 10 का वर्ग बताइए। तो सबसे बड़े वाले का वर्ग इन दोनों के योग के बराबर है कि नहीं, बताइए। 576 में 100 जोड़िए, 676 आ जाएगा। इसके बराबर आ गया, नहीं आ गया? तो ये आपका त्रिक संख्या है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आंसर कौन होगा? जो त्रिक संख्या नहीं है। तो 15 का वर्ग बताइए, 12 का वर्ग, 9 का वर्ग, 81। तो सबसे बड़े वाले का वर्ग इन दोनों के योग के बराबर है, बताइए। है ना? 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2। बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए। तो बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमको क्या ढूंढना है? जो नहीं है वो ढूंढना है, वो नहीं आंसर हो जाएगा। तो 30 का वर्ग बताइए, 20 का वर्ग बताइए, 15 का वर्ग बताइए। तो जोड़ के देखिए तो 900 के बराबर आ रहा है। तो इसमें कौन है जो त्रिक संख्या नहीं है? तो समझ में आ गया सबको? तो यही ध्यान देना कि सबसे बड़े वाले का वर्ग अगर शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिक संख्या है, और जहां न बराबर हो वो त्रिक संख्या नहीं है। तो कौन सा आंसर हुआ, कौन नहीं है? कौन? हाँ, डी वाला। तो समझ में आ गया सबको? तो आज संख्याओं का वर्गीकरण हो गया समाप्त। जितनी संख्याएं बतानी थी सारी हो गई, है ना।
अब कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इस पे संख्याओं का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो जितना बताएं सब समझ में आया है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो रिवीजन के तौर पे पूछ लिया जाए। किसे बोलते हैं उचित गुणनखंड? कॉपी बंद करके बताइए आप लोग, कॉपी खोल के नहीं, देखो खोल के बैठिए। यही चलिए, उचित गुणनखंड किसे कहते हैं? हाँ, संख्या को छोड़ नहीं बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताना है कि किसी भी संख्या को, जो भी संख्याएं विभाजित करती हैं उसमें उस संख्या को छोड़ के बाकी जो बच गई वही क्या होंगे? उचित गुणनखंड। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, ये परफेक्ट नंबर वाला, जिनके उचित गुणनखंडों का योग संख्या के क्या हो? बराबर। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कौन से पूर्ण संख्या? होल नंबर वाला नहीं, परफेक्ट नंबर वाला। कौन सा? होल नंबर कौन होता है? वो पूर्ण संख्या कौन होता है? जीरो से लेकर कहां तक? अनंत तक। कंफर्म हो गया? चलिए, न्यून संख्या किसे बोलते हैं? जिनके उचित, न्यून मतलब नाम में ही लिखा हुआ, न्यून मतलब कम, तो जिनके उचित गुणनखंडों का योग संख्या से क्या हो? कम हो, तो क्या हो गया? न्यून संख्या। आप बताइए, ये प्रचुर संख्या, जिन संख्याओं के उचित गुणनखंडों का योग संख्या से क्या हो? अधिक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रचुर संख्या। कंफर्म हो गया? चलिए, तो थोड़ा सा हमको उसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल कौन कौन संख्या लिखवाए थे? 6 हो गया, 6 हो गया, और 28 हो गया, और बताइए? 496, 8128। आगे बहुत सारी होंगी, लेकिन इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब अगला बता दीजिए हमको, तो क्या बताए थे? ये त्रिक संख्या। त्रिक संख्या तो सामने ही है, चलिए कोई बात नहीं, सामने ही समझ लेते हैं। त्रिक संख्या किसको बोलते हैं? जब सबसे बड़ी वाली संख्या का वर्ग, ये कर्ण लंब आधार जो होते हैं वही क्या होते हैं? त्रिक संख्या होते हैं। वो क्या होते हैं? त्रिक संख्या। इनका जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिक संख्या। तो कैसे बताएंगे? सबसे बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के क्या हो? बराबर हो। तो इस संख्याओं के समूह को देखिए, यहाँ पे है ना, इन संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? त्रिक संख्या। यहाँ हमने क्या पढ़ाया था कि निम्न में से कौन सी त्रिक संख्या नहीं है? इसमें कौन कौन था, कौन कौन नहीं था? ए वाला था। क्यों था ए वाला? त्रिक संख्या क्यों है? क्योंकि सबसे बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। यहाँ भी देखिए, सबसे बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के क्या है? बराबर है। यहाँ भी वही चीज है, सबसे बड़े वाले का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, लेकिन कहाँ पर नहीं बराबर है? डी वाले में, तो इसीलिए ये त्रिक संख्या नहीं है। तो इतना कंफर्म है? चलिए, तो बाकी कल